ऑनलाइन क्लासेस अभ्यास 24 में मैं योगेंद्र पांडे आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। एक लंबे समय अंतराल के बाद, चूँकि मैं अवेलेबल नहीं था, आउट ऑफ स्टेशन था, इसलिए 2 दिन का गैप गया। उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं आपसे। और आज जो भी टॉपिक हम शुरू करेंगे वो इसके उसी चैप्टर का है, और चैप्टर का जो नाम है वन एवं वन्यजीव संसाधन। इस चैप्टर को आगे हम आज कंटिन्यू करते हैं। आइए चर्चा शुरू करते हैं। अब इस टॉपिक में हमें जिन जिन विषयों का अध्ययन करना है वो निम्नलिखित है। पहला क्या है? वनस्पति जाति और प्राणी जात के ह्रास के कारण। इस तरीके का क्वेश्चन बोर्ड में आपसे पूछा जा सकता है कि वनस्पति और प्राणी के ह्रास के कारण क्या हैं, या इनके निम्नीकरण के कारण क्या हैं। तो इन कारणों को आप क्लेरिफाई कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो पहला कारण है कृषि में विस्तार, यानी जो प्राणी या वनस्पति जगत में कमी आ रही है उसमें पहला कारण है कृषि में विस्तार। संवर्धन, वृक्षारोपण, विकास परियोजनाएं, खनन, संसाधनों का असमान बंटवारा, हिमालयन यो उपयोग और इसके नुकसान। ये कुछ मोटे मोटे टॉपिक्स हैं जिनके विषय में हमें चर्चा करनी है। तो आइए शुरू करते हैं कि वनस्पति और प्राणी जगत के ह्रास में, कमी में कृषि विस्तार कहाँ तक उत्तरदायी भूमिका निभाता है। देखिए, भारतीय वन सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार, भारत में जो वन सर्वेक्षण के आंकड़े आए उसके अनुसार 1951 से और 80 के बीच, यानी कि 26,200 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्र क्या कर दिया गया? कृषि भूमि में कन्वर्ट कर दिया गया। यानी अगर हम 1951 से देखें और 1980 के बीच, तो भारत के वन क्षेत्र का कुल 26,200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र क्या कर दिया गया? कृषि भूमि में कन्वर्ट कर दिया गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जंगल जो समाप्त किया गया, ये जंगल जो नष्ट किया गया, उसमें वनस्पतियां भी नष्ट हुई और उसमें रहने वाले प्राणी भी क्या हो गए? नष्ट हुए। क्लियर हुई बात? यानी कि जब 1951 और 80 के बीच ये 26,200 वर्ग किलोमीटर जंगल साफ किया गया कृषि के लिए, तो उसमें क्या घटना घटी हुई होगी? घटना ये घटी होगी कि यहाँ पर जंगल तो गए ही गए, साथ में इस जंगल में रहने वाले जो प्राणी थे उनकी भी कमी हुई। क्लियर हुई बात? अधिकतर जनजातीय क्षेत्रों, और ये जंगल अधिकतर कहाँ होते हैं? अधिकतर जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब्स में होते हैं, विशेषकर पूर्वोत्तर और मध्य भारत के क्षेत्रों में। छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, सिंह भूमि है ना, मध्य प्रदेश है, फिर उधर मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है। इन सारे क्षेत्रों में एसटी यानी क्या कह सकते हैं उसको, जनजातीय जनसंख्या पाई जाती है। अब ये लोग करते क्या हैं? जो जहाँ के जनजातीय लोग होते हैं, ये स्थानांतरित यानी झूम कृषि को प्रोत्साहन देते हैं। ये क्या होती है? जैसे जंगल में जनजात लोग रहते हैं तो वो क्या करते हैं कि जंगल के एक क्षेत्र को काट करके साफ कर दिया और फिर उसको जला दिया। जलाने के बाद क्या हुआ? वहाँ पर खेती कर दी। अब खेती करने के बाद जब तक उस जमीन की उर्वरा शक्ति बनी रही तब तक उन लोगों ने वहाँ पर खेती की। फिर क्या हुआ? आगे बढ़ गए और दूसरी जगह पर जंगल को काट करके फिर से नए तरीके से खेती शुरू कर दी। तो इससे क्या होता है? जंगलों का ह्रास होता है। क्या होता है? जंगलों में कमी आती है, जिससे क्या होगा? जंगलों का निम्नीकरण होगा, यानी धीरे धीरे जंगल क्या हो जाएंगे? खत्म होते चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो स्थानांतरित यानी झूम कल्टीवेशन है, जिसको हम स्लैश या बर्न कल्टीवेशन भी कहते हैं, वो क्या है? जंगलों के ह्रास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपसे वन लाइनर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि उड़ीसा में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, सिंहभूम जिले में, छत्तीसगढ़ में इस झूम खेती को किस नाम से जानते हैं? तो कृपया ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि जो ये स्थानांतरित या झूम कल्टीवेशन है, इसको हम गुजरात में, उड़ीसा में और पश्चिमोत्तर उड़ीसा में या पूर्वोत्तर राज्यों में, उड़ीसा और में पूर्वोत्तर राज्यों में किन नामों से जानते हैं? यानी झूम कल्टीवेशन को और किस नाम से जाना जाता है? तो कहाँ कहाँ? यानी गुजरात में, उड़ीसा में, पूर्वोत्तर राज्यों में इसे हम
किन नामों से जानते हैं? 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे बोर्ड पूछ सकता है, तो इस पर तैयार रहिएगा। अब दूसरा क्या आता है? संवर्धन वृक्षारोपण। संवर्धन का मतलब होता है नए नए वृक्ष लगाना। तो इसमें कैसे जंगलों का उन्मूलन हो जाएगा, वृक्ष नष्ट हो जाएंगे? हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए वर्तमान समय में क्या है कि हम आम के हाइब्रिड सीड्स लगा रहे हैं, हाइब्रिड पेड़, कलमी है, दशहरा है ना, मालदा है, लंगड़ा है, इस प्रजाति के आम के फलों को हम ज़्यादा प्रोत्साहन दे रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ जो हमारे यहाँ प्राचीन काल से या प्राचीन समय से जो वृक्ष आम के उगते आ रहे थे, जैसे जिनको हम देसी आम के नाम से जानते हैं, वो आम के वृक्ष अब क्या हैं? धीरे धीरे लुप्त प्राय हो रहे हैं। यानी कि एक का तो हम संवर्धन कर रहे हैं और दूसरा क्या हो रहा है? धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। तो यह इस तरीके से भी क्या है कि जो भी ऐसे वृक्ष हैं जिनका हम संवर्धन कर रहे हैं, लेकिन उसके अपोजिशन में क्या है, जिन वृक्षों पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, वृक्ष क्या हो रहे हैं? धीरे धीरे नष्ट होते चले जा रहे हैं। देखिए क्या है, जब व्यावसायिक महत्व के किसी प्रजाति के पादपों का वृक्षारोपण किया जाता है तो इसे संवर्धन वृक्षारोपण कहते हैं। यानी हम ऐसे फसलों, ऐसे पेड़ों को उगाएं जिससे हमें इकोनॉमिक प्रॉफिट हो। और भारत के कई भागों में संवर्धन वृक्षारोपण किया भी गया है, जिससे क्या हुआ? कुछ विशेष प्रजातियों को बढ़ावा दिया गया, लेकिन अन्य प्रजातियों का उन्मूलन हो गया। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया ना, मैंने क्या एग्जाम्पल लिया? मैंने एग्जाम्पल लिया कि जो लंगड़ा है, चौसा है, दशहरी है, कलमी है, ऐसे आमों को हम क्या करते हैं? प्रोत्साहन दे रहे हैं। लेकिन जो हमारे देश में बहुत समय से पहले चले आ रहे देसी आम होते थे, छोटा छोटा, बहुत खट्टा, खाने में जब मतलब एक बाग में हजारों वैरायटी के अगर पौधे लगे हैं तो 1000 वैरायटी के आपको आम के स्वाद मिलते थे। लेकिन अब वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। दूसरा क्या है? विकास परियोजनाएं। इससे भाई विकास परियोजनाएं क्या करती हैं? जंगलों को नष्ट करती हैं। जैसे मान लीजिए नांगलबाज परियोजना बनी, दामोदर नदी घाटी परियोजना है, क्लियर। इन सब परियोजना, हीराकुंड नदी बांध परियोजना है। इन सब बांध परियोजनाओं से क्या होता है? जो नदी के किनारे जंगल होते हैं, उन जंगलों को साफ करके नदियों पर बड़े बड़े डैम या बांध बना दिए जाते हैं। उससे भी क्या होता है? बड़े पैमाने पर अधिक वनों का सफाया हो जाता है। और अब तक ऐसा लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर के जंगल समाप्त किए जा चुके हैं। किस लिए? अरे भाई, बड़े पैमाने पर विकास परियोजनाओं को मूर्त रूप दिए जाने के कारण। फिर से देखें, आज़ादी के बाद से बड़े पैमाने वाली कई विकास परियोजनाओं को मूर्त रूप दिया गया, क्लियर। इससे जंगलों को भारी क्षति का सामना करना पड़ा, जंगल नष्ट कर दिए गए। 1952 से आज तक नदी घाटी परियोजनाओं के कारण लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर से अधिक जंगलों का सफाया हो चुका है। यानी 26,200 तो ये गए और 5000 ये चला गया। तो कुल मिलाए बात ये है कि कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं हम? जंगलों को, पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन नदी घाटी परियोजनाओं को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या नाम दिया था? ये कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। ये जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं भारत की, इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या नाम दिया? यानी नदी घाटी परियोजनाओं को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या नाम दिया था? आप ये बताएंगे कि ये जो देश की नदी घाटी परियोजनाएं हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनका क्या नाम दिया था? ये 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे आपके बोर्ड में पूछा जा सकता है। इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आइए खनन देखते हैं। खदान, जमीन से जिस चीज़ को हम खोद लेके निकालें, जैसे कोयला है, चूना है, पत्थर है ना, और बहुत सारे खनिज पदार्थ हैं, सब क्या है? खनन की श्रेणी में आते हैं। तो खनन से भी क्या होता है? जंगलों को नुकसान होता है। खनन से कई क्षेत्रों में जैविक विविधता को भारी नुकसान पहुंचा है। यानी कि वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ की पारिस्थितिकी तंत्र क्या हो जाएगा? इकोसिस्टम वहाँ का डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे पश्चिम बंगाल के बक्सा टाइगर रिजर्व में डोलोमाइट का खनन। अब यहाँ पर टाइगर रिजर्व है, यानी यहाँ पर बंगाली टाइगर उनको रिजर्व रखा गया, यानी इनके लिए अभ्यारण्य की व्यवस्था की गई है।
लेकिन डोलोमाइट के खनन से क्या हुआ, इस रिजर्व क्षेत्र में अनेक पारिस्थितिकी तंत्र डिस्टर्ब हो गए। यहाँ के जो पारिस्थितिकी तंत्र थे वो क्या हो गए, डिस्टर्ब हो गए। तो इस तरीके से ये भी खनन भी क्या है, वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संसाधनों का असमान बंटवारा, अमीरों और गरीबों के बीच संसाधनों का असमान बंटवारा होता है, नो डाउट। अगर अमीर है तो क्या करेगा, बड़ी बड़ी चीज़ों को अपने सुविधाजनक, यानी कि जो उसकी बेसिक नीड है वो अपनी सुविधाओं, सुख सुविधाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संसाधनों का प्रयोग करेगा। लेकिन एक गरीब आदमी है वो क्या करेगा, नहीं कर पाएगा। जैसे एक अमीर आदमी क्या कर सकता है, भाई फॉर्च्यूनर है, लेम्बोर्गिनी है, मतलब स्कॉर्पियो है, ऐसे जैसी गाड़ियों से चलेगा। इससे क्या होगा, वो रिसोर्स को ज़्यादा कंज्यूम करेगा। अब ये सब गाड़ियाँ किससे चलेंगी, पेट्रोलियम डीजल से चलेंगी, पेट्रोल से चलेंगी। तो ये क्या करेंगे, संसाधनों का ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। लेकिन अगर एक गरीब आदमी है वो बेचारा साइकिल से चलता है तो क्या करेगा, उसके लिए इन संसाधनों का कोई वैल्यू नहीं है। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, ऐसे लोग क्या करते हैं, संसाधनों का अधिक दोहन करते हैं और पर्यावरण को अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। यानी कि जो जितना भी चीज़ें हम क्या करते हैं, अपने जो हमारे असेस्ट हैं, हमको सुख सुविधा प्रदान करते हैं, वो इस वायुमंडल को डिस्टर्ब करते हैं। आप घर में एसी चलाते हैं, आप घर में फ्रिज चलाते हैं, इससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज होता है, जो क्या करता है, हमारे ओजोन लेयर को डिस्टर्ब करता है। और अगर ओजोन लेयर डिस्टर्ब हो जाएगी तो जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं अगर हमारे स्किन पे पड़ेंगी ना, तो हमको स्किन कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए क्या करना चाहिए, जितने भी रिसोर्स हैं उनको लिमिट मात्रा में हमको कंज्यूम करना चाहिए। आइए देखते हैं, हिमालयन यव, ये क्या बला है भाई, यह एक प्रकार का औषधीय पौधा है। जैसे हमारे यहाँ नीम का पौधा क्या है, औषधीय पौधा है। आपको फोड़ा हो जाए, लोग कहते हैं, हमारे पुराने टाइम पीरियड में जब हम छोटे बच्चे हुआ करते तो हमारी दादी कहती थी, भैया अगर फुरिया निकल जाओ तो क्या करो, नीम की छाल ले आओ, उसको रगड़ के उस फोड़े पर आप 3-4 बार अगर लगा लेंगे तो फोड़ा ठीक हो जाता था। आज भी ऐसा है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको यूज नहीं करते हैं। तो क्या है कि ऐसे नेचुरल चीज़ों को हम ज़्यादा यूज करते हैं। तो अब हिमालयन यव चीड़ का एक प्रकार का सदाबहार वृक्ष है। यह एक औषधीय पौधा है जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में पाया जाता है। अब इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग है कि इसका उपयोग हम कैंसर के रोग में प्रयोग करते हैं। यानी जो इसमें औषधि निकलती है जिसका नाम है टक्सोल रसायन, इस टक्सोल रसायन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, कैंसर रोग में करते हैं। तो धीरे धीरे इस वृक्ष का उपयोग हम ज़्यादा करने लगे। जब इस वृक्ष का उपयोग ज़्यादा करने लगे तो क्या हुआ, इसकी जड़ हमने खोद के निकाल ली, इसकी टहनी हमने तोड़ ली, इसके पत्ते हमने तोड़ लिए। तो क्या होगा, धीरे धीरे ये सारे वृक्ष सूखने लगे। क्यों भाई, किसी की जड़ काट दोगे तो सूख जाएगा, किसी का हाथ काट लोगे तो अधमरा हो जाएगा बेचारा। पत्ती क्या है, पौधों के भोजन पत्ती से बनते हैं। पत्तियां अगर तोड़ ली गई तो पौधों में भोजन बनना बंद। अब जब भोजन बनना बंद हो गया तो क्या करेगा, जाहिर सी बात है पौधे सूख जाएंगे। जैसे भैया आप सोच लो कि हम खाना ना खाएं, कैसे जिंदा रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। क्लियर, सेम ऐसे इन पौधों के साथ भी होता है। तो इससे अब नुकसान क्या हो गया, अत्यधिक दोहन से हिमाचल और अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में योग के हजारों पेड़ अब क्या हैं, सूख गए हैं। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जो वनस्पति जगत है और वो प्राणी जगत है वो किस पे डिपेंड करता है, वो जंगलों पर डिपेंड करता है। यानी जितने ज़्यादा हमारे देश में जंगल होंगे उतने ही ज़्यादा जो हमारा इकोसिस्टम है, हमारे देश का पर्यावरण है, उसका इकोसिस्टम है, वो उतना ही ज़्यादा मजबूत और स्वस्थ होगा, जो एक मानव संसाधन के रूप में हमें लिमिट मात्रा में उपयोग करना चाहिए। और ये हमारे लिए भी उपयोगी है, आने वाली पीढ़ी के लिए भी क्या है, उपयोगी है। तो एक तरीके से यहाँ आपका क्वेश्चन बन जाएगा कि कौन कौन से कारण हैं जिससे वनस्पति जगत और प्राणी जगत में कमी आ रही है, उसकी आप व्याख्या कीजिए। तो इन चीज़ों को आप आसानी से वहाँ पर लिख सकते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन में इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आज रहा एक छोटा सा टॉपिक, और हमारे साथ बने रहने के लिए एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।